नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। शुभ समाचार लगातार उत्तर प्रदेश से आ ही रहे हैं और उत्तर प्रदेश के इन समाचारों में फर्रुखाबाद जनपद का एक और समाचार आया। योगी सरकार जिस प्रकार से एक्शन में दिख रही है, हालांकि हिंदू परिवार डरे सहमे हैं। कुछ जगहों पर जहां पर वो माइनॉरिटी नहीं, एक्सट्रीम माइनॉरिटी में है, वहां पर परिवार बड़े बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं, योगी जी ने अभी विधानसभा में एक घोषणा करी। कुछ बातों की चर्चा हो ही रही थी और उन चर्चाओं में उन्होंने कहा जो दुर्दांत अपराधी हैं प्रदेश के, और उन अपराधियों ने जो ज़मीनें कब्जा करके रखी हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ज़रूर करवा के रखा हो, वो कंस्ट्रक्शन भी अगर करवा कर रखा है तो उसको भी योगी सरकार या तो डिसमेंटल करेगी, और डिसमेंटल अगर नहीं करेगी तो अगर वो वैसा कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करने लायक है तो उस कंस्ट्रक्शन में ही अमेंडमेंट करके, नहीं तो जनरली बिल्डिंग को गिराकर जगह को साफ करके वहाँ पर गरीबों के लिए कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी। अच्छा तो ये होगा कि अब गरीबों के लिए कॉलोनियाँ चिन्हित करने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं है। जो प्रॉपर्टियां दबंगों ने सपा सरकार के समय पर या बसपा सरकार के समय पर कब्जा करके रखी हुई हैं और वहां पर कंस्ट्रक्शन करवा लिया है, वो अपने आप चिन्हित है। प्रशासन लगातार खाली करवाता जा रहा है। एक प्रकरण फर्रुखाबाद जिले का आया। हालांकि वो प्रकरण इतना गंभीर है कि मुझे लगता है कि प्रशासन एक्टिव है, नो डाउट योगी प्रशासन है, एक्टिव है। इस तरह की सूचनाएं जैसे उनके पास जाती हैं वैसे ही प्रशासन को अब मुझे नहीं लगता कि प्रदेश सरकार को इंस्ट्रक्शन देने की भी ज़रूरत पड़ती है, प्रशासन स्वयं उसमें आगे आता है। बात है जनपद फर्रुखाबाद की। मैं बहुत बार फर्रुखाबाद के विषय में बता चुका हूँ। ये पांचाल देश था जहाँ का सेनापति, जहाँ का युवराज ध्रुपद का बेटा सेनापति हुआ करता था, दृष्टद्युम्न। किसका? पांडवों की सेना का। और पूरी युद्ध के दौरान वही सेनापति रहा, उधर बदलते रहे। ऐसा गौरवशाली जिला जिसको पांचालों की राजधानी कांपिल हुआ करती थी, और पांचाली का जन्म जहां पर हुआ हो, गौरी की पूजा जहां पर हुई हो, जिस जगह पर बहुत सारे महावीरों ने अपनी कुर्बानियां दी हों, जिस जगह पर देवताओं ने आश्रय लिया हो, जिन जगहों से संसार के सबसे बड़े देवता भगवान शंकर की यात्रा शुरू होती हो, ऐसे स्थान को पर आज उस जिले का नाम फर्रुखाबाद रख दिया गया। हालांकि फर्रुखाबाद जिले के एक थाना, जिसका थाने का नाम जहानगंज है, उस थाने के एक गांव जिसका नाम पतौंजा है, पतौंजा गांव की एक बड़ी गंभीर घटना सामने आई। हालांकि मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं कल के दिन वहां पर तुम्हारे बीच में आऊँगा। हिंदुओं से मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में आऊँगा, अगर तुमको इस प्रकार की कोई समस्या लगती है, अगर प्रशासन, हालांकि प्रशासन वहाँ पर बहुत एक्टिव है, फिर भी अगर तुमको कुछ ऐसी समस्याएं लगती है तो आप मुझसे कह सकते हैं। मैं उस बात को पूरे देश को बताऊँगा और पूरे देश को बताने के अलावा तुम्हारे संरक्षण के लिए भी कार्य कर सकता हूँ, करने का कोशिश करूँगा अगर प्रशासन ने मुझे वहाँ जाने दिया तो। गांव पतौंजा का ये प्रकरण है। उस गांव की खास बात यह है कि आबादी 2500 से 3000 होगी और 4000 के लगभग मान लीजिए, उसमें हिंदू परिवार 5 से 6 हैं। अखिलेश सरकार के दौरान लगभग वहाँ से 15 से 20 परिवार माइग्रेंट कर गए मजबूरी में, क्योंकि उनके साथ वहाँ पर जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है, और मुस्लिम ही वहाँ से, जहाँ आप समझ सकते हैं कि जहाँ मुस्लिम आबादी हो वहाँ हिंदू प्रधान, और जो डेमोक्रेसी या सेकुलरिज्म नहीं दिख सकता। उस गांव की खास बात यह है कि वहाँ पर 6% हिंदू है और 94% मुसलमान। जिस गांव में 94% मुस्लिम हो, 6% हिंदू हो, आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर तालिबानी शासन होना स्वाभाविक है, तालिबानी स्टाइल में काम होना स्वाभाविक है। वो फिर सेकुलर, ये तथाकथित सेकुलर जिन लोगों को देश में दिखता है, वो सेकुलर नहीं हो सकता। परिणाम ये निकला कि प्रधान जो वहाँ का हुआ, पूर्व प्रधान, आज प्रशासन ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है, और एक्शन तब लिया जब योगी जी का अपना एक बयान विधानसभा में आ गया। सरकारी ज़मीनों पर उसने कब्जा करके रखा हुआ था। हुआ क्या, मैं पूरा प्रकरण आपको बताता हूँ। हुआ क्या, यादव जो कि पिछली सरकार के
मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव की 2.5-3.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार बैठी थी, उसी प्रजाति के लोग, उस गांव में एक परिवार है, उनकी बच्ची के साथ मुसलमानों ने छेड़छाड़ की, ऐसा कहा गया। उस छेड़छाड़ में इस परिवार ने उनको पहले मना किया, मना करने के बाद उन्होंने मारपीट करने का प्रयास किया। उसके बाद ये परिवार पुलिस स्टेशन गया। अभी इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, अखिलेश सरकार के समय पर इसी गांव के 15 से 20 परिवार गांव छोड़कर चले गए, क्योंकि उस समय प्रशासन सुनने वाला नहीं था। वो लोग जब किसी भी मामले को लेकर प्रशासन के पास जाते तो प्रशासन किसके साथ खड़ा होता, ये आप सोच सकते हैं। यादवों के इस परिवार ने जब अभी कुछ दिन पहले एफआईआर दर्ज करवाने का प्रयास किया, हालांकि तहरीर जैसी वो लिख पाए होंगे बेचारे, उन्होंने भी लिखा होगा, मतलब कंप्लेंट जैसे लिख पाए होंगे वैसे लिखा होगा। आप समझ सकते हैं एक सामान्य व्यक्ति को कितनी बुद्धि होगी कि कंप्लेंट में क्या लिखना है ताकि उचित एक्शन हो। उस कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने उन 151 का चालान किया। आप सोच सकते हैं कि 151 का चालान कैसा चालान होता है। 151 का चालान करने का प्रयास किया, कुछ लोगों को उठाया, लेकिन जब परिवारों को और पता लगा कि भैया पुलिस ने तो 151 का चालान करके ही मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया होगा, फिर भी ऐसा लोगों का कहना है कि एसओ के पास, यानी कि उस थाना इंचार्ज के पास जब दोबारा जाया गया तो थाना इंचार्ज एक्शन मूड में दिखे और थाना इंचार्ज एक्शन मूड में काम करते, दबिश डालते। उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई, और समस्या आ गई कि उनके सीनियर ऑफिसर सीओ साहब, यहाँ सर्किल ऑफिसर होता है उत्तर प्रदेश में, सीओ साहब सोहराब आलम, आप सोच सकते हैं कि एसएचओ या इंस्पेक्टर जो कि एक्शन लेना चाहता है कोतवाली की तरफ से, थाने की तरफ से, उसका सर्किल ऑफिसर सोहराब आलम हो तो क्या होगा, मानसिकता कैसी रही होगी और क्या एक्शन लेने दिया गया होगा, क्या पुलिस स्टेशन को एक्टिव रहने दिया गया होगा। पुलिस एक्टिव रह सकती है इस बात को लेकर। जब मुकदमेबाजी, जब एफआईआर हुई और इंस्पेक्टर ने दबिश डालने का प्रयास किया तो सीओ, मुझे लगता है ऐसा लोगों का कहना है, हालांकि पुलिस तो ये बात नहीं बताएगी, लोगों का कहना है कि सीओ उन लोगों को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, पूरी ताकत लगा रखी है। फर्रुखाबाद जनपद के लोगों ने इस बात को थोड़ा हाईलाइट किया, वो और ख़ास बात ये हुई कि वो परिवार, जब इस तरह का एक्शन नहीं हुआ सही से, जो एक्शन होना चाहिए 151 का चालान करके, और बाकी को जिनको उठाना था, जो बार बार धमकियां दे रहे थे कि तुम पुलिस के पास गए हो, चूंकि 5% 6% परिवार होंगे, आप सोच सकते हैं कैसे होंगे, तो फिर उन परिवारों ने अपने घरों के बाहर तख्तियां लगा दी और उन तख्तियों में लिखा गया, बिल्कुल कैरना पार्ट 2 की तरह, कि भाई हम गांव छोड़कर जाना चाहते हैं, कोई परिवार, कोई हमारा मकान खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, क्योंकि पहले भी 15 से 20 परिवार छोड़कर चले गए। 15 से 20 परिवारों का मतलब आप समझ सकते हैं 200 से 250 लोग रहे होंगे जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पर चले गए। अब 5% 6% रह गए हैं, 5-7 परिवार ऐसे हैं जो वहां पर रहते हैं, उन्होंने भी अपना घर मकान बेचने का ऐलान कर दिया। मामला जब बाहर निकल कर आया तो मीडिया वहां पर गई, और यहाँ विवाद शुरू तहाँ से होता है कि मीडिया जब वहां पर गई तो वहां के मुसलमानों ने मीडिया को मारकर भगा दिया। जब मीडिया के लोगों को मारकर भगाया गया तब मामला गंभीर माना गया, और गंभीरता से लोकल मीडिया ने उसको उठाया। नेशनल मीडिया ने आज भी नहीं उठाया उस मामले को, लोकल मीडिया ने उसको उठाने की कोशिश करी। तब प्रशासन की आंख खुली और प्रशासन उस गांव में घुसा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मैं जहां तक मानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एडीएम रेवेन्यू जो रहे होंगे, उन्होंने संज्ञान लिया। तो जो प्रधान था जिसने ये सब कुछ किया, मतलब अपोजिट पार्टी जो थी जिसने सब कुछ किया, उसकी पैमाइश करवाई गई, उनकी ज़मीनों की पैमाइश करवाई गई। तो मालूम पड़ा कि एक 15 से 20 बीघा ज़मीन और भी ज़्यादा हो सकती है। प्रशासन अभी एक्टिव है। आज प्रशासन उस पर एक्शन इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी। प्रशासन ने वहां जाकर ये पाया कि 15 से 20-25 बीघा ज़मीन जो ग्राम पंचायत की है, उस पर उसने बढ़िया पोल्ट्री फार्म बना रखा है। वहां वो बूचड़ खाना चलाता है, मुर्गे काटता है, और बाकी ज़मीनों पर उन मुर्गों के लिए दाना उगाता है और दाना उगाकर खिलाता है। ऐसी परिस्थिति जब आई तो फिर योगी सरकार के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने और वहाँ के प्रशासन ने गांव में दबिश डाली, और दबिश डालने के बाद वो ज़मीनें खाली करवाई, बुलडोजर लगवाकर उसको साफ करवाया। अभी कल ही योगी जी ने विधानसभा में स्टेटमेंट दिया था, और आज ही प्रशासन ने उस जगह को खाली करवाकर ये साफ किया। लेकिन दो अलग अलग प्रोसीडिंग हैं। एक तो प्रोसीडिंग ये है कि वो ज़मीनें जो कब्जा करके रखी थी आरोपी ने, यानी कि जो अपराधी है जिसने लड़की को छेड़ा था, यादवों की लड़की को छेड़ा था, उसको
उसने जो ज़मीनें कब्जा करके रखी थी वो तो प्रशासन ने खाली करवाई, बुलडोजर लगाकर तुड़वाई, लेकिन जो और उसके साथी या उसको सपोर्ट करने वाले दूसरे मुस्लिम छात्र, दूसरे मुस्लिम बच्चे या लोग जो इन परिवारों को दबाव डाल रहे हैं कि तुम अपनी कंप्लेंटें वापस ले लो, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बीजेपी सरकार जब तक रहेगी तब तक तो ठीक है, पर उसके बाद क्या होगा और कैसे तुम जियोगे। और तब इन परिवारों ने वो बोर्ड लगाए कि भाई अब हम जी नहीं सकते तो क्या करें, हम जा रहे हैं, लेकिन जेब में पैसे नहीं है तो बेचेंगे इसी को, तभी कहीं शहर में जाकर रहेंगे, दूसरी जगह जाकर रहेंगे, तो ये मकान जितने में बिकेगा उतने में बिक जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार एक्शन में है, जनता को अब अगल बगल के गांव के, चूंकि वो गांव तो जिहादी गांव हो चुका होगा, उस गांव में 95% आबादी, 94% आबादी जहां पर मुस्लिमों की हो, उस गांव की क्या हालत होगी। उस गांव में कुछ यादव, कुछ दलित, कुछ ओबीसी ये परिवार रहते हैं, आज भी 4-5-6 परिवार ऐसे रहते हैं। 100 के लगभग 2000-2500 वोटिंग में से 50 से 100 की वोटिंग हिंदुओं की है, बाकी सब मुसलमानों की वोटिंग है, और परिवार भी मुसलमानों के हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। मैंने उनको आश्वासन दिया है, जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं मिलने आऊँगा। अगर कोई कानूनी सलाह आपको चाहिए, यदि आपको लगता है कि आपको कानूनी मदद की आवश्यकता है, आपको लगता है कि मेरी मदद की आवश्यकता है, तो मैं आपसे मिलने आऊँगा और आप अपनी बात मुझे बता सकते हैं। मैं कोर्ट से, कचहरी से, प्रशासन से, सरकार से, जिससे भी जो बात आपकी पहुंचा सकता हूं वो ज़रूर पहुंचाऊंगा, और एट इंस्टेंट जो मैं आपकी मदद कर सकता हूं वो मैं ज़रूर करूंगा। ऐसी भी सूचना है कि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के संगठन मंत्री माननीय मधुराम जी भी वहां पर प्रवास करने वाले हैं, और वो बच्चों इन परिवारों के घरों में जाकर आश्वासन देने वाले हैं कि आप घरों को मत छोड़िए, आपकी दुख मुसीबत में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और जो दूसरे संगठन हैं अगल बगल के, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगा कि ऐसी परिस्थिति में कानूनी मदद की आवश्यकता है, और मैं इसी तरफ चूंकि अभी प्रवास पर हूँ तो मुझे लगा कि मेरे को भी उनकी मदद के लिए जाना चाहिए, मैं आसानी से वहाँ पहुँच सकता हूँ। इसलिए मैंने भी उनको आश्वासन दिया कि मैं आपके गाँव में, आपके घरों में ज़रूर आऊँगा, और आपकी समस्याओं को सुनने के पश्चात जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि अच्छा इलस्ट्रेशन है, योगी सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है, और प्रकरण सामने आने चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि ये अगर पूर्व प्रधान जो मुस्लिम था, इसने अगर 25 बीघा ग्राम पंचायत की जमीन कब्जा करके रखी थी तो बताएगा कौन? ये तो प्रशासन को तब पता लगा जब हिंदू परिवार बिल्कुल वहां से निकलने को तैयार हो गए, जब उन्होंने अपने घरों में बोर्ड लगाकर ये कह दिया कि हम गांव छोड़कर जा रहे हैं और हमारा मकान जो भी खरीदना चाहे वो खरीद सकता है, हम मुस्लिमों से प्रताड़ित हैं इसलिए मकान को बेचेंगे और जाएंगे यहाँ से। तब प्रशासन जागा, लेकिन प्रशासन को बताएगा कौन? मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों के लिए एक लोकल लीडरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लोकली एक नेटवर्क की जरूरत पड़ती है जो प्रशासन को बता सके कि समस्याएं कहां पर हैं, और प्रशासन को संज्ञान में रखा जाए। उसके लिए कुछ ऐसी लीडरशिप की जरूरत है वहां पर, जो मैं फर्रुखाबाद जनपद में ये बात मेरे संज्ञान में आई और लोगों ने मुझसे कहा, चूंकि मेरा जन्म वहां का है और मैं अक्सर वहां पर जाता हूं, मेरे माता और परिवार वहां पर रहता है, मैं अक्सर उन जगहों पर जाता रहता हूं, वहां की कुछ सामाजिक समस्याओं के विषय में जाता रहता हूं, और राम मंदिर अभियान के दौरान मैं अभियान प्रमुख के दायित्व पर भी वहां पर था, जिसमें मैंने 100 से 150 सभाएं की, और उन सभाओं में राम मंदिर में सहयोग करने के लिए गांव-गांव, घर-घर से आह्वान किया था। परिवारों ने बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो मुझे लगता है कि मुझे चूंकि वहां की जानकारी है, इसलिए मुझे भी अपने गांव के अगल बगल के लोगों की मदद करनी ही चाहिए। मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा सरकार के सामने उन मजलूमों का जिनकी मदद लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक लोकल लीडरशिप की वहां पर डेवलप होने की बड़ी आवश्यकता है। मैं तो लोकल लीडरशिप में इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं, आप जानते हैं कि मैं राष्ट्रीय इशू पर काम करता हूं और देश भर में काम करता हूं, लेकिन मुझे लगा कि मेरे गांव के अगल बगल अगर कोई समस्या है तो उसमें भी मुझे सहयोग करना ही चाहिए, और मैं उन लोगों की आवाज़ बन सकता हूं तो अवश्य बनूंगा। थैंक यू very much.